हेलो आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रेब साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो क्रेब साइकिल बोलिए, चाहे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलिए या साइट्रिक एसिड साइकिल बोलिए, तीनों एक ही नाम है और तीनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले अगर आप ग्लाइकोलाइसिस बढ़िया से पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को ये पता चला होगा कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 9 स्टेप्स में रिएक्शन होता था। अब देखिए, क्रेब साइकिल ना उसके आगे का रिएक्शन है, उसके आगे का प्रोसेस है। अब ये होता कैसे है इसको समझिए। ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में चेंज करता है, ठीक है, तो पायरुविक एसिड उसके बाद जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आएगा आपको कि ऐसे होता कहाँ पे है रिएक्शन और ये कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए, पायरुविक एसिड जो है आपका वो कहाँ पे एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर करता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब एंटर करता है ना, तो वहाँ पे ही वो पायरुविक एसिड से किस में कन्वर्ट करता है, उसके बाद कन्वर्ट करता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये कहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, ये आपका रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्रेब साइकिल शुरू होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे का क्या है आपका कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड बनाता है या साइट्रेट बनाता है, वो एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए, ये एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से कहाँ पे जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है। ठीक है, तो कहाँ एंटर करेगा, एंटर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और किसका फॉर्मेशन करवाता है, तो साइट्रेट का फॉर्मेशन करवाता है या फिर साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है। साइट्रिक एसिड या साइट्रेट दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्रेब साइकिल एक्चुअली में क्या होता है ये समझिए। हम लोग रिएक्शन पे बाद में जाएंगे। यही जो है ना, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जब एसिटाइल कोएंजाइम, और जब साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है, यही साइकिल वापस से रिपीट होता है। ठीक है, मतलब साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये फिर वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करवाएगा, फिर वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और ये फिर वापस से आपका साइट्रिक एसिड बनाएगा। तो यही घूम फिरा के ये पूरा एक साइकिल है। अब हम लोग इस साइकिल के बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन सा इसमें एंजाइम का यूज़ होता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, ये आपका हो गया पायरुवेट। पायरुवेट किस में चेंज करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये आपका हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, और देखिए एक और छोटा सा चीज़ है, पायरुवेट तो हालांकि चेंज करता ही एसिटाइल कोएंजाइम में, आपका फैटी एसिड्स भी कुछ किस में चेंज करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। यानी कि पायरुवेट और फैटी एसिड दोनों जो हैं आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं और यही फिर आपका वापस से रिएक्शन शुरू होता है। तो देखिए, ये हुआ आपका पायरुवेट से एसिटिक एसिड बना, फैटी एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम बना, सॉरी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। इस पे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन आपका क्रेब साइकिल है। और यहाँ पे जो आपका रिएक्शन हो रहा है, ये पायरुविक एसिड से जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उस एंजाइम का नाम है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपका अगला रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसिटिक के साथ रिएक्ट करेगा। ये देखिए, ऑक्सैलो एसिटिक के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा आपका, क्या बनाएगा, साइट्रिक एसिड बनाएगा, या फिर साइट्रिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, साइट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ से जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है आपका साइट्रिक एसिड जो बन रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम का यूज़ होता है। उस एंजाइम का नाम है आपका साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइट्रेट सिंथेटेज। चलिए, अब यहाँ से आगे का रिएक्शन अब कंटिन्यू होगा। देखिए, अब क्या होगा, साइट्रिक एसिड जो है आपका वो आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
किस में कन्वर्ट करेगा, आइसोसाइट्रेट में। और यहाँ पे जो आपका एंजाइम जो यूज़ हो रहा है उस एंजाइम का नाम क्या है आपका, उस एंजाइम का नाम है आपका एसोटिनेज। ठीक है, अब आइसोसाइट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो आइसोसाइट्रेट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइट्रेट के बाद आपका फॉर्मेशन होता है ऑक्सैलोसुसिनेट का। ठीक है, ऑक्सैलोसक्सिनेट का। चलिए, ये हो गया आपका ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब यहाँ पे आपका जो एंजाइम जो यूज़ आ रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं गौर करने वाली। सबसे पहला तो है आपका एक NADH2 यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। देखिए, ये आपको याद रखना है कितना NADH2 रिलीज़ होता है, क्योंकि ऑल टोटल जब आप ATP काउंट करेंगे ना तो वो आपको यहीं से पता चलेगा रिएक्शन से ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला आपका क्या रिलीज़ हुआ, पहला एक NADH2 आपका रिलीज़ हो गया है, ये तो हुआ पहला चीज़ याद रखने वाला। दूसरा जो है एंजाइम का नाम, एंजाइम का जो यूज़ आ रहा है, इस एंजाइम का नाम है आपका आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। चलिए, ये तो हो गया। अब ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है आपका वो किस में कन्वर्ट होगा, वो आपका कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। ये देखिए, ये आपका हो गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट को हम लोग अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो बेसिक सा चीज़ है। अब यहाँ पे फिर एक लैंडमार्क है। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे भी गौर करने वाली। यहाँ पे फिर आपका वापस से एक NADH2 जो है रिलीज़ होगा। तो देखिए, अभी तक आपका 2 NADH2 रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एंजाइम जो यूज़ होता है उस एंजाइम का नाम है आपका आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन आगे बढ़ेगा आपका। आगे में क्या फॉर्मेशन होता है, तो आगे जो आपका फॉर्मेशन होता है वो आपका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका वापस से एक एंजाइम का यूज़ होगा, बिना एंजाइम के तो रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो उस एंजाइम का नाम है आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंजाइम का नाम। अब देखिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है आपका ये वापस से किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। ठीक है, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होगा, कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ आ रहा है आपका वो आपका उस एंजाइम का नाम है आपका सक्सिनिक थियोकाइनेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ आ रहा है आपका उसका नाम है आपका सक्सिनिक थियोकाइनेज। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो एक लैंडमार्क है, यहाँ पे एक GTP भी आपका रिलीज़ होता है। तो देखिए, अभी तक आपका क्या क्या रिलीज़ हुआ है, एक NADH2 इधर रिलीज़ हुआ है, एक NADH2 इधर रिलीज़ हुआ है और एक GTP रिलीज़ हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सक्सिनेट के बाद आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सक्सिनेट के बाद आपका फॉर्मेशन होता है फ्यूमरेट में। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका एंजाइम यूज़ होगा, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए, ये आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में हो गया। अब यहाँ पे दूसरा लैंडमार्क क्या है ना कि यहाँ पे आपका एक FADH2 भी रिलीज होता है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, फ्यूमरेट के बाद जो आपका बनता है वो है आपका मैलेट। ठीक है, और वापस से जो एंजाइम यूज में आता है उस एंजाइम का नाम क्या है, फ्यूमरेज। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या हो गया, फ्यूमरेज। चलिए, फ्यूमरेज एंजाइम का नाम हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैलेट से अब वापस में किस में कन्वर्ट होगा, वापस से आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये आपको देखिए पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एक साइकिल हो गया ना, ऑक्सैलोएसिटिक से आपका साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और साइट्रिक एसिड वापस से घूम फिरा करके किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, और फिर वही रिएक्शन आगे बढ़ता गया। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका एक एंजाइम जो छूट गया था उस एंजाइम का नाम है आपका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। चलिए, यहाँ वापस एक लैंडमार्क क्या है आपका, एक NADH2 वापस से रिलीज होगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि कितना सारा आपका रिलीज हो रहा है, कितना NADH2, कितना FADH2, कितना एक GTP वगैरह। तो चलिए शुरुआत से काउंट करते हैं। देखिए, एक NADH2 इधर हुआ, एक NADH2 इधर, 2 NADH2। ठीक है, 2 NADH2, एक GTP, एक FADH2 और फिर तीसरा NADH2। तो ऑल टोटल कितना रिलीज हो रहा है, तो देखिए
3 NADH2 रिलीज हो रहा है, और क्या रिलीज हो रहा है, 1 GTP रिलीज हो रहा है, और क्या रिलीज हो रहा है आपका, 1 FADH2 रिलीज हो रहा है। अब हम लोग इसको अगर ATP के टर्म्स में बात करें ना, तो आप लोगों को ये पता होगा कि एक NADH2 3 ATP देता है, ठीक है। तो 3 NADH2 कितना देगा, 9 ATP देगा, ठीक है। और एक GTP क्या हो गया, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका फिर फॉर्मेशन करवाता है एक ATP का, यानी एक ATP रिलीज होता है, ठीक है इससे। और एक FADH2 जो है ये आपका कितना ATP रिलीज करता है, ये आपका 2 ATP रिलीज करता है। तो देखिए ऑल टोटल कितना ATP अभी तक आपका इस रिएक्शन में, एक बार रिएक्शन को कंप्लीट होने में रिलीज हुआ, तो ऑल टोटल आपका 12 ATP अभी तक रिलीज हो चुका है। ये आपका 12 ATP रिलीज हुआ है एक पायरुविक एसिड से, लेकिन आप अगर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनता था, 2 पायरुविक एसिड बनता था। इसलिए जब एक क्रेब साइकिल जब कंप्लीट होता है ना, एक क्रेब साइकिल अगर हम लोग कंप्लीट क्रेब साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो ऑल टोटल कितना ATP रिलीज होगा, तो देखिए 2 पायरुवेट था ना, 2 पायरुवेट था, तो कितना हो गया 2 × 12 कितना हो गया आपका 24 ATP। ये आपका मेन हाईलाइट है कि ऑल टोटल आपका कितना ATP रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली बातें थी। आपका यहाँ पे क्रेब साइकिल खत्म होता है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप वापस से एक बड़ा सा पन्ना में लेकर के आप इसको रिवाइज कीजिए। वीडियो में हम लोग बात करते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए